अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक और डिसऑर्डर है वो है इसोफेगल कार्सिनोमा। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। इसमें देखेंगे क्या है, इसोफेगल कैंसर है क्या, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक, मेडिकल, सर्जिकल मैनेजमेंट इसोफेगल कैंसर की वो देखेंगे। ठीक है, अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस करेंगे, अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, टीचिंग प्लान बनाना है, नर्सिंग प्रोसेस बनानी है किसका, इसोफेगल कैंसर का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसोफेगल कैंसर। इसोफेगल कैंसर इज अ कैंसर ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस का जो कैंसर होता है हम उसको बोलते हैं इसोफेगल कैंसर। सिंपल, देयर आर अ वेरियस सब टाइप्स स्क्वामस सेल्स कैंसर एंड एडिनोकार्सिनोमा। अब जो इसोफेगल कैंसर के जो टाइप्स है ना उनको डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में। सबसे पहला होता है स्क्वामस सेल्स कैंसर और एक होता है एडिनोकार्सिनोमा कैंसर। ठीक है, अब स्क्वामस सेल्स कैंसर अराइज फ्रॉम द सेल डेट लाइन द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। अब जो इसोफेगस का जो सबसे पहला टाइप है स्क्वामस सेल्स कैंसर है ना, वो कहाँ से अराइज होता है, वो होता है सेल से डेट लाइन अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। जो अपर पार्ट है ना इसोफेगस का, इस पिक्चर में देखें, ये जो इसोफेगस का अपर पार्ट है ना, इस जगह से जो है कैंसर ये स्टार्ट होता है। ठीक, इसको बोलते हैं स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा या स्क्वामस सेल कैंसर। दूसरे नंबर पर आता है एडिनोमा कार्सिनोमा, arises from glandular cells that are present at the junction of the esophagus and stomach। ये क्या होता है, ये अराइज कहाँ से होता है, ये ग्लैंड्यूलर सेल से अराइज होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जहाँ जंक्शन बना हुआ है ना स्टमक का और इसोफेगस का। जंक्शन यानी जो रास्ता बना हुआ है जहाँ से इसोफेगस और स्टमक को मिलाप होता है, मिलते हैं वहाँ पे, उस जगह पे ये कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है। इस पिक्चर में ये रहा, ये जो रास्ता है ना आपका, ये कैंसर बन गया है इसमें लोअर इसोफेगस में। ठीक है, ये जो रास्ता है ना स्टमक, ये स्टमक और ये कैंसर, इसके बीच में जो है ना ये कैंसर बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो जंक्शन है इन दोनों के बीच में ये कैंसर बना है, तो इस कैंसर को हम बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। और ये लोअर इसोफेगस में ये कैंसर होता है। ये देखो, ये अपर पार्ट वाला कैंसर था। ठीक, उसके बाद ये लोअर पार्ट, इसकी जो लोअर है ये जंक्शन है, इस जंक्शन में आके ये जो कैंसर बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं एडिनो कार्सिनोमा कैंसर। नेक्स्ट आती है इसकी इटियोलॉजी, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। स्क्वामस सेल्स इसोफेगल कैंसर इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। जोन सा भी कोई सी भी टाइप का किसी भी ऑर्गन का कैंसर आप ले लो, उसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है, मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो स्मोकिंग का होता है और अल्कोहल कंजप्शन का होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा चेन स्मोकर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म से जो स्मोकिंग करते आ रहे हैं, उनमें जाता है ये कैंसर। ठीक है, और जो शराब नोशी करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक पिए जा रहे हैं, उनके साथ भी ये कैंसर हो जाते हैं, भले वो लिवर कैंसर हो, लिवर सिरोसिस हो, ठीक है, या फिर इसोफेगल कैंसर हो, तो ये सारे केसेस बनते हैं, कैंसर की तरफ ये लेके जाता है। इसके बाद आता है बेरिट्स इसोफेगस, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD इंक्रीज द रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। अब क्या है, जो बेरिट्स इसोफेगस है ये एक डिजीज है, वो कॉम्प्लिकेशन करवाती है GERD की, यानी कि GERD भी एक डिजीज होती है जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्सिस डिजीज है। इसके आने वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करवाता है, ये रिस्क करवा देता है किसका, एडिनोकार्सिनोमा होने का। कहाँ पे, इसोफेगस के अंदर। ठीक है, अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस इंक्लूड। अब जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं एडिनोकार्सिनोमा के, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मेल का जेंडर पता चलता है, मेल के जेंडर्स की ये में कोई चेंजेस आई है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, ओबेसिटी मोटापापन की वजह से हो सकता है, या फिर स्मोकिंग, या फिर आपकी डाइट ऐसी नहीं है, आप पान गुटखा खा रहे हो इसकी वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। तो ये अलग अलग कॉजेस आते हैं, अलग अलग एटियोलॉजी आती है किसकी, ये होती हैं आपके इसोफेगल कैंसर की। नेक्स्ट आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसोफेगल कैंसर अराइज इन द म्यूकोसा ऑफ द इसोफेगस। अब जो इसोफेगल कैंसर है ये बनता कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है, अराइज होता है कहाँ से, म्यूकोसा ऑफ द इसोफेगस। जो म्यूकोसा है ना इसोफेगस, ये जो लेयर है इसोफेगस की, वहाँ से अराइज होता है। ठीक है,
इट देन प्रोग्रेस लोकली टू इन्वेड द सब म्यूकोसा एंड द मस्क्यूलर लेयर। अब क्या होता है, ये सबसे पहले लोकली होता है, यानी कि उस जगह पे ही होता है, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के बाद ये क्या होता है, इन्वेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है कहाँ पे, सब म्यूकोसा, यानी कि जो म्यूकोसा के जो पार्ट्स है ना उन उन जगहों पे ही चले जाता है, जैसे कि मस्क्यूलर लेयर में चला गया, ठीक है, तो ये इन्वेड हो गया, ये आगे बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेड, और उसी जगह पे मौजूद है उसको बोलते हैं लोकली। ठीक है, इन्होंने दोनों टाइप बता दी गई है कि अगर वो लोकली है तो वो प्रोग्रेस में रहेगा, लेकिन अगर वो इन्वेड हो गया है तो वो सब म्यूकोसा के पार्ट्स में चले आएगा, जैसे कि मस्क्यूलर लेयर है, ठीक है, एंड में इन्वेड कंटाजियस स्ट्रक्चर सच एज ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्री। अब देखें जैसे कि ये इन्वेड होता गया कंटिन्यूअसली, ये फैलता चला गया, कहाँ पे चले आएगा, जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया के अंदर भी होते हैं ब्रोंकस, ब्रोंका है वो उसका स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है, तो ये वहाँ पे भी पहुँच सकता है, ठीक है, आरोटा में भी पहुँच सकता है, और द ये करंट ऑफ द लेरेंजियल नर्व, और ये जो आपकी लेरिंग्स की जो नर्व्स है ना, वहाँ पे भी ये कैंसर पहुँच सकता है। उसके बाद है मेटास्टेसिस टिपिकली अकर्स टू द पेरी एसोफेगल लिम्फ नोड्स लिवर एंड लंग्स। उसके बाद क्या होगा, जो कैंसरस सेल्स हैं वो बढ़ते चले आएंगे, और वो पेरी एसोफेगल कैंसर भी बन सकता है, लिम्फ नोड में भी हो सकता है, ठीक है, लिवर में भी हो सकता है, और लंग्स में भी हो सकता है ये कैंसर। उसके बाद आता है अल्कोहल। The exact mechanism by which alcohol causes esophageal cancer is not yet known। अब जो एग्जैक्ट कॉज है ना इसोफेगल कैंसर का, वो क्या है, अल्कोहल ही है, ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा केस अभी तक पता नहीं चला। अल्कोहल इटसेल्फ डज नॉट बाइंड डीएनए, इज नॉट म्यूटाजेनिक। अब जो अल्कोहल है ना वो किसके साथ बाइंड कर जाता है, तो हमारा डीएनए है ना, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर जाके ये अटैच हो जाता है, उसके साथ बाइंड कर लेता है, इसकी वजह से डीएनए में जो है ना चेंजेस हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से कैंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे टोबैको स्मोकिंग एक्सपोज द बॉडी टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस। अब आप बहुत टाइम से सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी एक्सपोज होती गई है, ठीक है, एक्सपोज होने की वजह से कोई भी जरासीम लगा, सब कुछ लग के वो ऐसा बन गया है कि वो कार्सिनोमा बन चुका है, यानी कि कैंसर सेल्स बन चुके हैं आपके इसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो ये नंबर 2 पे क्या आता है, ये आता है टोबैको स्मोकिंग का एक चांस है, ठीक है। उसके बाद आता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्सिस गर्ड। गर्ड डिजीज है जिसकी वजह से भी आपके पास एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसोफेगल कैंसर होने की। फिर आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। ये HPV एक वायरस है जिसकी वजह से हम हमारे अंदर कैंसर बनता है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी फॉर अदर कंडीशन इन द मीडियास्टेनम, कोई भी रेडिएशन थेरेपी होती है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इसोफेगल कैंसर। सबसे पहला है बैकवर्ड्स मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का वापसी बैकवर्ड आ जाना, यानी कि जो आपके फूड स्टमक में जा चुका है लेकिन उसका बैक फ्लो होकर वापसी ऊपर आ जाना फूड को, उसको देखते हैं। थ्रू द इसोफेगस एंड पॉसिबली माउथ रिगर्जिरेशन, किसके थ्रू, इसोफेगस के थ्रू, और पॉसिबली माउथ, यानी कि माउथ के थ्रू वो सब चीज़ें बाहर आती हैं, जिसको जैसे फूड का स्टमक से वापसी बाहर आ जाना उसको बोलते हैं रिगर्जिरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है चेस्ट पेन अनरिलेटेड टू ईटिंग। जब आपके चेस्ट पेन रहेगा, आपके सीने में जो है ना पेन रहेगा, दर्द रहेगा, कब कब, जब आप फूड खाएंगे, ईटिंग करेंगे उस टाइम पे। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग सॉलिड और लिक्विड्स, जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपको निगलने में उसको दुश्वारी होगी, ठीक है, डिफिकल्टी रहेगी, पेन महसूस होगा उस टाइम पे, आपका हेड बन रहेगा, ठीक है, इनडाइजेशन होती रहेगी। ब्लड इन वोमिटिंग, ब्लड में वोमिटिंग में जो है ना ब्लड आता रहेगा, आपका वेट लॉस रहेगा, ठीक। एडिनोफेगिया, यानी कि पेनफुल सवाल्विंग, जब आप कुछ निगलेंगे उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा। सब स्टर्नल पेन, यानी कि जो आपके स्टर्नम की लाइन है इस जगह पे पेन महसूस रहेगा। हेमाटोमियासिस, यानी कि वोमिटिंग होगी ड्यूरिंग, जब आप वोमिटिंग होगी उसके अंदर आपके पास ब्लड आएगा तो उसको हेमाटोमियासिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोस। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, द डायग्नोस ऑफ इसोफेगस इज कंफर्म्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। जो डायग्नोस किया जाता है उसको किन चीज़ों से कंफर्म किया गया है, जो नीचे बताए गए हैं। नंबर 1 पे आता है बेरियम स्वालो। बेरियम लिक्विड एक पिलाया जाता है जिसकी वजह से इस स्क्रीन पे जो है ना बिल्कुल एक्सरे की पिक्चर क्लियर हो जाती है, क्लियर नजर आती है कि भाई इसको इस पॉइंट पे कैंसर है, तो ये बेरियम स्वालो करवाता है, ठीक है। उसके बाद इसोफेगो
गैस्ट्रोडोडिनोस्कोपी, ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसकी बुनियाद पे हम कैंसर चेक किया जाता है कि इसका कैंसर आया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, टिश्यू स्टडी बायोप्सीज, अब बायोप्सी करवाते हैं वहाँ पे, वहाँ उस पार्ट का टिश्यू लेके हम लैब में रिजल्ट करवा देंगे भाई इसका कैंसर ये कितने स्टेज पे है और ये इसमें कैंसर सेल्स है भी क्या नहीं है। ये डायग्नोस मेथड है। सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है, टोमोग्राफी करवाते हैं, ईईयू ईसोफेगल एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, ये ईसोफेगल का जो है ना अल्ट्रासाउंड हुआ जाता है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम ईसोफेगल कैंसर को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं ईसोफेगल कैंसर के पेशेंट को। सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ ईसोफेगल कैंसर डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड अंडरलाइंग हेल्थ। क्या कहते हैं, जो भाई जो ईसोफेगल कैंसर है ना उसकी ट्रीटमेंट कैसे बताई गई है कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है और पेशेंट का रिजल्ट आने वाले कैसे हो सकते हैं उसकी हेल्थ पर, तो उसकी बुनियाद पे हम ये ट्रीटमेंट बनाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। इन मेनी केसेस द ईसोफेगल कैंसर हैज एडवांस्ड, अगर कुछ केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ईसोफेगल कैंसर जो है ना लास्ट स्टेज पे होता है या फिर एडवांस केसेस में वो चले जाता है, या फिर टू फार ऑफ एनी अवेलेबल ट्रीटमेंट टू वर्क, या फिर कोई ऐसी ट्रीटमेंट है हमारे पास जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट हो सके, ट्रीट हो सके कैंसर, तो हम उस पर वर्क करते हैं। नंबर 1, इन दिस केस द डॉक्टर कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसीजर, इस केस में डॉक्टर कुछ कुछ प्रोसीजर बताता है, वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है प्लेसिंग अ मेटल और प्लास्टिक ट्यूब स्टैंड। अब क्या होता है, प्लास्टिक ट्यूब का एक स्टैंड नुमा हम ईसोफेगस के अंदर डाल देते हैं ताकि हमारा फूड जो है ना वो पास आउट हो सके और बाहर आ सके, यानी कि जो फूड हम जो ले रहे हैं वो ईसोफेगस के थ्रू जा सके हमारे स्टमक में। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लेसिंग अ मेटल और प्लास्टिक ट्यूब स्टैंड इन द इसोफेगस टू अलाउ पासेज ऑफ फूड एंड लिक्विड्स। वही बात है, एक ऐसा स्टैंड ऐसी पाइप हम प्लेस करते हैं अंदर ताकि जो फूड है ना वो आराम से पास हो सके। उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी कुछ देते हैं हम, वाइडिंग द इसोफेगस और लेजर डिस्ट्रक्शन, कोई ऐसी लेजर डिस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं ताकि जो कैंसर सेल्स है वहाँ पे खत्म हो सके। In healthy people with localized disease, surgery may offer the best chance at long-term survival. अगर किसी का ऐसा केस है जो लोकलाइज्ड कैंसर है यानी कि उसी जगह पे कैंसर मौजूद है, आगे नहीं बढ़ा, तो हम उसकी सर्जरी करके उसका जो चांस ऑफ लाइफ है ना उसको बचा सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसको सर्वाइव करवा सकते हैं सर्जरी के थ्रू। Following type of surgical procedure are used removing the diseased decreased portion of the esophagus। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके बुनियाद पे हम उसको कैंसर को खत्म करवा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स के थ्रू, सर्जिकल मेथड्स के थ्रू जो हम इसोफेगस को कट करके जहाँ वो खराब पार्ट है उसको निकाल के हम उसको जोड़ देते हैं, तो ये सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आता है कैंसर को ट्रीट करने। कॉम्प्लिकेशंस, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुलास, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे जो ट्रेकिया के अंदर जो है ना एक इसोफेगस के अंदर फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला मैंने बताया था आपको कि एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन आती है आगे आने वाले कैंसर में। ठीक है, उसके बाद एनीमिया, ठीक है, उसके बाद आता है वेट लॉस हो सकता है, आपका नमूनिया हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकते हैं, ईसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, और ईसोफेगल परफोरेशन, आपका ईसोफेगस परफोरेट भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस कैसे करते हैं पेशेंट का, हमने सबसे पहले हिस्ट्री ले ली पेशेंट से कि भाई आपके क्या क्या हिस्ट्री है, आप अभी इस वक्त की आपकी क्या कंडीशन है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या कहती है आपकी, ठीक है, आपका रहन सहन कैसा है, आपको स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब हमने हिस्ट्री ले ली उसकी। ठीक है, हिस्ट्री लेने के बाद आता है हमारा डायग्नोस। डायग्नोस कैसे करना है, सबसे पहला पेन है, उनका पेन का जो हमने डायग्नोस बनाया वो क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू फिस्टुला सर्जरी ट्यूमर है। अब पेशेंट को पेन है, ठीक है, किसकी वजह से, एक एबनॉर्मल पाथवे बन चुका है, फिस्टुला बन चुका है, और दूसरा क्या है, सर्जरी होने की वजह से उसको पेन है, या फिर ट्यूमर है उसकी वजह से पेशेंट को पेन है। तो पहला डायग्नोस हमारे पास ये हो चुका है। उसके बाद है इम्पेयर्ड सॉल्विंग आर्टरी ब्लॉकेज ऑफ इसोफेगस बाय मास। अब क्या हुआ, जो हमारा जो सॉल्विंग का मेथड है ना, जो सॉल्विंग हो रही है, मैकेनिज्म हो रहा है, वो इम्पेयर्ड है, वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से, ब्लॉकेज हो रही है वहाँ पे। ठीक है, कोई इसोफेगस के अंदर कोई मास बन चुका है जिसकी वजह से हमारा जो स्वालो करने का मेथड है, मैकेनिज्म है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 डायग्नोस क्या है, फटीग रिलेटेड टू कैक्जिया, वेट लॉस डेट कैन नॉट बी रिवर्स्ड न्यूट्रिशनली। अब क्या होता है, फटीग रहती है, थकावट रहती है, किसकी वजह से, कैक्जिया की वजह से।
ठीक है। वेट लॉस रहता है, क्यों? क्योंकि जो आपका आपका जो रिवर्स फूड है ना, वापसी जो आप फूड ले रहे हो वो आपकी स्टमक तक पहुंचने पर आपकी बॉडी को वो फूड नहीं लग रहा, आपकी रिगर्जिटेशन बार बार हो रही है, तो इसकी बुनियाद पे आपको फूड पूरा नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से आपके पास वेट लॉस हो रहा है। उसके बाद आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इतना आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, रिलेटेड टू डिस्फेगिया, आपको डिफिकल्टी इन सॉल्विंग हो रही है। ठीक है, एज एविडेंस बाय पेशेंट क्लाइंट सेइंग, अब जिसका जो एविडेंस बताया गया वो पेशेंट का जो क्लाइंट है उसके थ्रू बताया गया है आपको, या फिर पेशेंट ने खुद ने बताया है आपको। ठीक, उसके बाद है रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू डिस्फेगिया, रिस्क हो सकता है एस्पायरेशन में, जो आपने फूड लिया है वो एस्पायरेट करके बाहर आ जाए, ठीक है, रिलेटेड टू डिस्फेगिया, यानी कि डिफिकल्टी इन सॉल्विंग की वजह से आपके पास पेशेंट को एस्पायरेशन हो रही है, ये एक डायग्नोज है। एज एविडेंस बाय पेशेंट, एज एविडेंस बाय पेशेंट, जो एविडेंस मिला है हमको पेशेंट के थ्रू मिला है, पेशेंट ने हमें बताया है। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब हमने डायग्नोज बना लिया, उसके बाद इंटरवेंशन करनी है, ठीक है, या फिर प्लानिंग करनी है। गिव एनाल्जेसिक टू रिलीफ फ्रॉम पेन, ऐसी मेडिकेशन देनी है, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करनी है पेशेंट को ताकि उसका पेन रिलीफ हो सके। ठीक है, पुट अप एनपीओ साइन एंड एडवाइज स्टाफ ऑफ पेशेंट्स एनपीओ स्टेटस, अब क्या करना है, पेशेंट को रखना है एनपीओ पे, यानी कि नथिंग बाय माउथ, नथिंग पर ओरल, पेशेंट को इनका कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना। ठीक है, पेशेंट के और उसके जो स्टाफ है उसको बता देना है कि भाई इसको भी कुछ भी नहीं खिलाना, या फिर उसके फैमिली को बता देना है। टू इंश्योर द पेशेंट डज नॉट एस्पायरेट, क्योंकि और इंश्योर करना है कि पेशेंट एस्पायरेट ना कर पाए। ठीक है, बी अलर्ट टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्पायरेशन सिंस एस्पायरेशन इज वेरी सीरियस एंड कॉज डेथ, क्या होता है, हमें ऐसे साइन और सिम्टम्स देखने होते हैं जो एस्पायरेशन करवा रहे हैं, अगर ऐसे एस्पायरेशन करवा रहे हैं ऐसे साइन सिम्टम्स, तो वो क्या करवाता है, वेरी सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सके, तो ऐसी चीज़ों का हमें दूर करना है। उसके बाद आता है वेट क्लाइंट वीकली टू हेल्प एवेलुएट न्यूट्रिशनल स्टेटस, अब क्या करना है, जो पेशेंट का जो वेट है ना, ठीक है, उसका जो ना वीकली उसका मोनिटाइज करना है ताकि पता चल सके भाई इसको कितनी इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और कितनी इसको मिल चुकी है, मेकिंग श्योर द क्लाइंट इज एडुकेटली नरिश्ड, हमें देखना है कि भाई पेशेंट का जो है ना जितनी उसको नीड है, जितनी न्यूट्रिशन उसको चाहिए उतनी मिल पा रही है, या माल नरिश तो नहीं हो रहा पेशेंट, ठीक है, या मेटरनल न्यूट्रिशन की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा। ठीक, उसके बाद है एडवाइज द पेशेंट फॉर अपराइट पोजीशन टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड्स, आप क्या करना है, पेशेंट को जो है ना एडवाइस करनी कि वो सीधा ऊपर जो है टेक लगा के बैठा रहे ताकि आपका फूड जो है ना बाहर ना आ सके, या फिर आपका जो है रिगर्जिटेशन ना हो सके, उसको रोकते हैं हम पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठाकर। विच पोजीशन सेट फॉर पेशेंट, वो कौन सी पोजीशन होती है सेट करने के लिए पेशेंट को। ठीक, उसके बाद आता है थैंक यू। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।